नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर अररिया से, जहां बाइक शोरूम में आग लग गई। इस अगलगी में तकरीबन 3 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 36 नई बाइक के साथ लाखों के पार्ट्स आग में जलकर राख हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। 36 नई बाइक जलकर खाक पूरी तरह से राख में ये पूरी बाइक देखिए तब्दील हो चुकी है। कई मोटर पार्ट्स जो यहाँ पर रखे गए थे वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। महादेव चौक पर ये शोरूम बताया जा रहा है, जहाँ पर अगलगी की घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। देर रात लगी आग पर दमकल की गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। करोड़ों का नुकसान इस वक्त शोरूम के मालिक को उठाना पड़ा है। देर रात अगलगी की घटना में 36 बाइक जलकर खाक हो चुकी हैं। महादेव चौक पर यह शोरूम, हालांकि आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। अररिया के महादेव चौक पर बजाज शोरूम में भीषण अगलगी की घटना हुई है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नई बाइक थी बजाज की, करीब 30 से ऊपर जो है बाइक बताया जा रहा है, बिल्कुल जो है जलकर राख हो गया है। 36 बाइक बताया जा रहा है, बिल्कुल नई बाइक थी और बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। दरअसल अररिया शहर के महादेव चौक पर यह भीषण अगलगी की घटना हुई है, लेकिन आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं। लगभग ये 2.5 से 3 करोड़ का घटना है और यहाँ पे जो लगभग 11 बजे से आग लगा है और सारा संपत्ति, पार्ट्स, दुकान का 36 मोटरसाइकिल नई, उसके बाद पुराना, ये सब जल के राख हो गया है। सर्विस सेंटर की जो सुविधा था वह भी जल के राख हो गया। मोटरसाइकिल कितने जला? 36 नई जला है, उसके बाद कुछ पुराना गाड़ी है, अनुमान लगभग 10-12 गाड़ी पुराना जो सर्विस के लिए आया था, कुछ खींचा हुआ था। जहाँ दमकल, उसके बाद अगल बगल के सभी लोगों को जानकारी हुआ, जानकारी पे लाके दमकल को लाया गया। किसी तरह दरवाज़ा तोड़ के फिर उसको आग को 1:30 बजे रात तक काबू पाया गया। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर के महादेव चौक पर जो भीषण अगलगी की घटना हुई है, बताया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ रुपए संपत्ति का उसमें नुकसान हुआ है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। वहीं भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूट के दौरान बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। ततारपुर के पास शिवपुरी के रहने वाले ऋतिक कुमार वर्मा से ट्रेन में मोबाइल लूटने के दौरान उसे गोली मारकर अपराधी आज से फरार हो गए। ऋतिक को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखिए, ततारपुर के पास इस युवक को गोली मारी गई। पहले इस युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और विरोध करने के दौरान इसे गोली मारी गई। मुझे में जा रहे थे ना, ट्रेन था 5:30 बजे। वो ट्रेन पकड़े थे, पकड़ के भाई बैठा था साइड में, हम भी बैठे थे। उधर से यानी हम बैठे थे, वहाँ से खोला ट्रेन, ठीक, यानी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज ना, हाई स्कूल है जो चटा हुआ, वहाँ तक आया। ठीक, हम बैठे तो उधर से मोबाइल छीन लिया मेरा। ठीक, हम उसके पकड़े जो उसको, ठीक, वो हम यानी वो हमको धकेल दिया। फिर उसको फिर पकड़े, वो हमको गोली मार के पेट में चटा गोली मार के निकल कूदक गया। इंटरसिटी। और बड़ी खबर तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मुश्किल में तेज प्रताप यादव इस वक्त घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र भरने का इनके ऊपर आरोप लगा है। शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप, जिसमें रोसड़ा थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है। हसनपुर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी ने केस दर्ज कराया है, जिसमें संपत्ति का ब्यौरा गलत देने का गंभीर आरोप रोसड़ा एसडीओ ब्रिजेश कुमार ने रोसड़ा थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराया है। 13 अक्टूबर 2020 के हलफनामे को लेकर यह मामला इस वक्त एफआईआर के तौर पर दर्ज किया गया है।
शपथ पत्र में चल और अचल संपत्ति की सूचना छिपाने का आरोप तेज प्रताप यादव पर लगाया गया है। तो जानकारी छिपाने का आरोप तेज प्रताप के ऊपर, जिसमें शपथ पत्र में जो जानकारी दी गई थी उससे गलत पाते हुए उसमें कई जानकारियां छिपाने का आरोप लगाकर एफआईआर इस वक्त किया गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि केस क्या है तेज प्रताप के ऊपर और किस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं। चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच तेज प्रताप की संपत्ति में 42,40,467 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि एफआईआर का दावा है कि तेज प्रताप के आयकर विवरण के मुताबिक 2015 से लेकर 2020 के बीच तेज प्रताप की आमदनी महज 22,76,220 रुपए है। इस तरह संपत्ति में 59,64,247 रुपए यानी कि तकरीबन 60 लाख का अंतर नजर आ रहा है। तेज प्रताप पर संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप लगाया गया और इसे लेकर ही निर्वाचन आयोग ने आरजेडी और तेज प्रताप यादव को नोटिस भी जारी किया है, लेकिन समय सीमा के अंदर जवाब नहीं देने पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश अब दिए गए हैं। तो तकरीबन 60 लाख का अंतर जो ब्यौरा शपथ पत्र में आय चल और अचल संपत्ति से संबंधित दी गई थी उसे लेकर साफ नजर आता है। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। अमित, कितनी मुश्किल इस वक्त तेज प्रताप यादव के लिए इस एफआईआर के होने के साथ? देखिए, सबसे अहम बात है कि निर्वाचन आयोग ने खुद कॉग्निजेंस लिया है। निर्वाचन आयोग के आदेश पे जो ये एफआईआर है वो लॉन्च किया गया, तो जाहिर सी बात है कि जल्द ही तेज प्रताप यादव को स्पष्टीकरण देना होगा और अगर स्पष्टीकरण से जवाब से जो है निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं होगा तो ऐसे में तेज प्रताप यादव की सुरक्षा भी जा सकती है, क्योंकि मामला जो है वो प्रॉपर्टी जानकारी छुपाने का मामला है, तो ये काफी गंभीर मामला माना जाता है। इससे पहले भी इस तरह के जो भी शिकायत आई है, चाहे हम बिहार की बात करें या दूसरे राज्यों की, जो निर्वाचन आयोग ने कॉग्निजेंस लिया है और उसमें संतुष्ट जब नहीं हुआ जवाब से तो सीधी तौर पे कार्रवाई होती है और कार्रवाई सुरक्षा जाने तक की होती है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव अब क्या उनका पक्ष होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमित, तो ये माना जाए कि जब अब एफआईआर की कार्रवाई की शुरुआत हुई है, इससे पहले भी उन्हें समय दिया गया होगा अपने पक्ष को रखने के लिए, उस दौरान इनकी तरफ से इस पर गंभीरता नहीं बढ़ती गई और इस वजह से अब एफआईआर की मुसीबत इनके सामने है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब कोई मामला सामने आता है तो जो वादी होते हैं उनके तरफ से दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखें, तो जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से वो मौका जरूर दिया गया होगा और मौका एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया जाता है और उस दोनों दफे जो है जब जवाब नहीं आता है तब एफआईआर करने की जो है वो निर्णय निर्वाचन आयोग लेता है। अमित, अब ऐसे में किस तरह की परेशानी आने वाले वक्त में तेज प्रताप यादव को उठानी पड़ सकती है? जैसा हमने पहले बताया कि तेज प्रताप यादव के सामने सबसे बड़ी और सबसे अहम जो सवाल है वो यही है कि आखिर उन्होंने हलफनामा में अपनी जो जानकारी है वो क्यों छुपाया, क्या वजह रही। दूसरी जो बड़ी बात है कि जब जवाब से संतुष्ट नहीं होगा आयोग तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा जाएगी और ये सबसे कह सकते हैं कि बड़ी समस्या जो है वो तेज प्रताप यादव के सामने आएगी, क्योंकि सुरक्षा जाना कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि बड़ा मामला होता है। और क्यों ब्यौरे में जानकारी को छिपाया गया या गलत ब्यौरा क्यों दिया गया, इसे लेकर अब एफआईआर की परेशानी तेज प्रताप यादव के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए शपथ पत्र में क्या है ये भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2015 और 20 के बीच संपत्ति का जो ब्यौरा दिया गया, उस ब्यौरे से लेकर इस वक्त 2015 और 2020 के बीच आमदनी जो है उसमें तकरीबन 60 लाख का अंतर साफ नजर आ रहा है। और ये अंतर क्यों है, क्यों इस जानकारी को जो कि चल और अचल संपत्ति के तौर पर आए और ब्यौरे के तौर पर थी वो क्यों छिपाई गई, इससे लेकर तेज प्रताप यादव ने हालांकि अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है और इस वजह से आने वाले वक्त में उनके लिए कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती है, जिसमें उनकी सदस्यता पर भी अब खतरा मंडराता हुआ। तो
तो देखिए तेज प्रताप पर जानकारी किस रूप में छिपाने का आरोप है। शपथ पत्र में उनकी तरफ से जानकारी दी गई। चुनावी शपथ पत्र में 2015 से 20 के बीच में उनकी जो संपत्ति दिखाई गई थी वो 40,467 के आसपास। देखिए ये आरोप है और माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे तो जो कानूनी बात है उसको तो माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। अभी आरोप लगाए गए हैं और एफिडेविट तो जो भी वहाँ जमा किया जाता है वो अधिवक्ता के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी जवाब होगा दिया जाएगा और माननीय न्यायालय का तो सब दिन सम्मान किया गया है। अब देखा जाएगा क्या है इसमें, नहीं है, जो भी होगा उसका जवाब दिया जाएगा। फर्जी सामाजिक न्याय का चुनाव आयोग ने माननीय लालू प्रसाद जी के लाल तेज प्रताप यादव पर मुकदमा दर्ज कर बेनकाब किया। लालू परिवार के राजनीतिक डीएनए में है राजनीति में संपत्ति सृजन करना, तो लालू यादव पर आरोप, तेजस्वी यादव पर आरोप, तो तेज प्रताप को लगा कि हम मुकाबला में क्यों पीछे रहेंगे, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए चुनाव आयोग के निर्देश पर तेज प्रताप यादव जी पर एफआईआर दर्ज हुआ है और जानकारी है कि भाई चुनावी हलफनामे में जो आय उन्होंने दर्शाया है, आईटीआर और चुनावी हलफनामे में काफी अंतर है। आईटीआर में कुछ अलग दिखाया गया है, तो अच्छी बात है, इसकी जांच हो। एफआईआर हो जाने के बाद जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तेज प्रताप जी और लालू जी दोनों का वर्किंग कल्चर एक ही है और स्वयं तेज प्रताप जी बोलते भी हैं कि उनमें लालू जी की झलक है। तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार शिष्टाचार था आरजेडी पीरियड के जमाने में, और आज तेज प्रताप जी काउंटरफिट डॉक्यूमेंट के द्वारा, गलत ढंग के द्वारा, गलत चीजों को पेश करके अगर वो काम करे हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी सरकार को और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। तो बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए बल्कि चेहरे पर मास्क लगाना बिल्कुल न भूलें। तो बिहार में देखिए कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 5 दिनों में कोरोना की संख्या में तकरीबन 8 गुने की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार में कल एक दिन में 77 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गया में 29 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज जो है वो गया में सामने आए हैं, जिसमें 29 के तौर पर संख्या सामने इस वक्त संक्रमितों की है। पटना में 24 घंटे में 26 नए मरीज सामने आ चुके हैं। बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या 215 तक पहुंच चुकी है। पटना में सबसे ज्यादा 103 एक्टिव केस इस वक्त संक्रमितों के हैं। वहीं 5 दिनों में 8 गुनी हुई है कोरोना की रफ्तार। सजग रहें, सावधान रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों के लिए भी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पिछले 5 दिनों में बिहार में किस दिन कोरोना के कितने मरीज सामने आ रहे हैं। 25 दिसंबर, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े जो आपको सावधान और सचेत करते हैं। 25 दिसंबर को संक्रमितों की संख्या 10 थी,
26 दिसंबर को यह संख्या 28 मरीजों के तौर पर सामने आ जाती है। 27 दिसंबर को 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं 28 दिसंबर को यह संख्या जस्ट डबल हो जाती है, 47 मरीज सामने आ जाते हैं और 29 दिसंबर को एक दिन में 77 मरीज कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। तो कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। सरकार और प्रशासन ने इस नए साल पर कई पाबंदियों को भी लगा दिया है और ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि ये पाबंदियां आखिर क्या हैं और कैसे ये पाबंदियां रहने वाली हैं। पटना जू, कुम्हरार पार्क और इको पार्क बंद रहेंगे, यानी कि इन जगहों पर आप नहीं जा सकते हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क उद्यान को बंद रखा गया है। पटना के सभी पार्कों के पास धारा 144 लागू रहेगी, यानी कि यहां पर जाना वर्जित है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बुद्धा स्मृति पार्क की बात कर लीजिए, गांधी मैदान और गोल घर बंद रहेंगे इस दौरान। गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई। गृह विभाग के आदेश के बाद पाबंदियों का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है और ये आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। जब आप बाहर निकलें तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कहां आप नहीं जा सकते हैं। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इसे आदेश को जारी किया है। पटना के सभी थानाध्यक्षों को ये निर्देश दे दिए गए हैं और इसे लेकर के सख्ती की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। ये आपकी अपनी और आपके अपनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पटना जंक्शन समेत दूसरे सभी महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शंस पर कोविड जांच की व्यवस्था की है। पटना जंक्शन से देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। कोरोना के मामले एक बार फिर से बिहार में तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 5 महीने के बाद एक बार बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित जो हैं वो बिहार में पाए गए हैं और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पटना से लगने वाली तमाम जो स्टेशन हैं वहाँ पे कोविड जांच के लिए सेंटर बना दिया है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे ज़िलों में भी जो स्टेशन हैं वहाँ पे भी कोरोना संक्रमितों की जो है वो जांच की जा रही है। हम दिखाते हैं तस्वीर, ये देखिए, ये पटना जंक्शन की ये तस्वीर है जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो कोविड जांच सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पे जांच नियमित तौर पे की जा रही है। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु से आ रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। तो हम बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? निर्दोष निराला सर। निर्दोष निराला। निर्दोष जी, ये बताइए कि अभी कितने मरीजों को, कितने लोगों का आपने जांच? अभी मॉर्निंग से वही 8-10 मरीज का जांच हुआ है लगभग। अभी तो ट्रेन नहीं आई, कुछ ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन अभी जब आती है उसमें भीड़ बढ़ता है तो, और लोकल पर जो मामला आते हैं अपनी खुद सुरक्षा से कराने के लिए उन लोग का भी हम लोग जांच करते हैं जी। मास्क लोग लगा के रखें, इसको भी आप लोग अपील कर रहे हैं? तो मास्क तो हम लोग का सुरक्षा का बस है। मास्क अभी भी लोग अवेयर नहीं है तो उनको मेरे तरफ से मैसेज है कि उनको लगाना चाहिए। मास्क तो प्रोटेक्शन है हम लोग के लिए। देखिए, यहाँ पे सैनिटाइजर भी रखा गया है और उसके साथ साथ जो कोविड जांच है वो यहाँ पे रेगुलर किया जा रहा है। जो जांच की गई है उसकी किट की तस्वीर हम दिखा देते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे 8 लोगों की, जैसा कि इन्होंने बताया है कि 8 लोगों की जो जांच है वो रैंडमली जांच की गई है। और एक बार हम तस्वीर भी दिखाते हैं, उस ग्राफ को भी दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये ग्राफ है जो जांच का, उसमें 8 यात्रियों की रैंडमली जांच की गई है। और ये अपील लगातार लोगों से ये कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा बचाव का जो साधन है जिससे आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक सकते हैं, खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने प्रदेश, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, कोरोना संक्रमित होने से बचा सकते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा सुधार अभियान के लिए समस्तीपुर का पटेल मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आईसीडीएस के कर्मी जागरूकता संदेश के साथ रंगोली बनाने में जुटे हुए। इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें, अलग अलग विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। समाज सुधार यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार आज समस्तीपुर के पटेल मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो देखिए कि मंच तैयार है। सीएम 11 बजे यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। खासकर जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस पूरे
अभियान की जीविका दीदियां, तो वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगी और समस्तीपुर वासियों में एक तरह से जो उत्साह है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि सुबह से ही धूप खिली हुई है और सीएम 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे, जिसको लेकर जो आईसीडीएस के जो कर्मी हैं देख सकते हैं किस तरह से स्वागत के लिए यहाँ पर रंगोली तैयार कर रहे हैं, साथ ही एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं। जो शराबबंदी अभियान है या फिर जो दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, उसको लेकर रंगोली बनाई जा रही है और इसी तरह से तमाम जो ग्राउंड है वहाँ पर आपको अलग अलग जो तस्वीरें हैं देखने को मिलेगी, जहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, साथ ही जो झांकियाँ हैं वो भी तैयार की जा रही है। तो यहाँ के जो आईसीडीएस के कर्मी हैं उनसे बात करते हैं किस तरह से तैयारी कर रही हैं। मैडम, क्या सब बना रही है यहाँ? हम लोग शराबबंदी और बाल विवाह कानून और दहेज प्रथा के लेके जो भी रंगोली बन रहा है उसके हम लोग दर्शाना चाहते हैं। नीतीश जी के आने के बाद शराबबंदी के बहुत रंगोली बना रही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए मंच पर किस तरह से जिलाधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जिलाधिकारी के साथ साथ बाकी जो जिला के अधिकारी हैं यहाँ पर मंच पर तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सीएम आ रहे हैं उसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही है और 11 बजे का वक्त दिया गया है। मधुबनी, दरभंगा के ही लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। जीविका दीदी अपना संवाद भी यहाँ पर सीएम के साथ करेंगी, जो अनुभव है वो भी साझा करेगी। जाहिर है आज समस्तीपुर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो समाज सुधार अभियान है उसकी जो तैयारी है उस प्रकार से यहाँ पर की जा रही है और निश्चित रूप से तमाम जो अधिकारी हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। खगड़िया सदर प्रखंड के भदास दक्षिणी मुखिया पूजा कुमारी के कार्यालय पर देर रात अपराधियों ने फायरिंग की है। मुखिया की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। भदास दक्षिणी पंचायत का ये पूरा मामला है। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां पर गाड़ी पर फायरिंग की गई, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर मुखिया पर जानलेवा हमला किया जाता है। भदास दक्षिणी पंचायत का ये पूरा मामला। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने सुबह में भदास गांव में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया है। मुखिया के शपथ ग्रहण के ठीक बाद रात में इस वारदात को अंजाम दिया गया। मुखिया पूजा कुमारी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा